हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब बीएमए में आज चैप्टर नंबर 10 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है पट्टों, रस्सों तथा पुलियों और चेन स्प्रॉकेट द्वारा गति संचारण। ओके, जो कि दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर 10 है, ये हमारा ट्रांसमिशन ऑफ मोशन से संबंधित है, मतलब गति संचारण से संबंधित है। ओके, और दोस्तों अब तक के जो है बीएमए में हम सब 9 चैप्टर की स्टडी कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों टोटल आपके बीएमए में 12 चैप्टर हैं, जिसमें से हम लोग 9 चैप्टर तो कवर कर लिए हैं, बट अब जो है 3 चैप्टर और हमें पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोग 10वां चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बाद जो है हमारे 2 चैप्टर और रह जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो है हमारा बीएमए टोटल अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों यदि इससे पहले के जितने भी लेक्चर हमने प्रोवाइड किए हैं, यदि उसे नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि अब तक के जो 9 चैप्टर थे वहां से दोस्तों सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि आपके देखिए जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से डिफिनेशन वाले पार्ट कुछ बनते हैं, बट जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें से न्यूमेरिकल वाले भी पार्ट बनते हैं, ठीक है ना। बट दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यह हम आपको बीएमए पूरा कवर हो जाने के बाद हम आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको सब कुछ अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर आप अधिक से अधिक फोकस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए दोस्तों उसे हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है ना। अब जो है दोस्तों हम सब इस लेक्चर में जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि ये चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम सब देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक। तो दोस्तों चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें इस चैप्टर नंबर 10 में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, क्योंकि दोस्तों हम सब अपने टॉपिक के अनुसार चलते हैं, तो उससे जो है स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा कुछ छूटता भी नहीं है और एक अच्छे वे में पूरा चैप्टर कवर भी हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पहले पढ़ना है, ठीक है। उसके हिसाब से हम सब स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है गति संचारण, ठीक है ना, जिसे हम सब ट्रांसमिशन ऑफ मोशन कहते हैं। और ध्यान दीजिए दूसरा है शक्ति संचारण, ठीक है ना, जिसे हम सब पावर ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक। और ध्यान दीजिए तीसरा चैप्टर हमारा है गति संचारण विधियां या चालन, ठीक है ना। ये जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों, ये है गति संचारण विधियां, मतलब गति संचारण की कितनी विधियां हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत वो भी तीसरे टॉपिक के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे कि गति के अनुसार, मतलब गति संचारण के अनुसार जो है कितने विधियां, मतलब कितने चालन होते हैं, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए चौथा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि पट्टा चालन के प्रकार के बारे में, ठीक है, कि पट्टा चालन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए पांचवा टॉपिक हमारा ये रहेगा खुला तथा क्रॉस पट्टा चालन में अंतर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो कि छठवां टॉपिक हमारा ये रहेगा कि सरल तथा कंपाउंड पट्टा चालन। ओके, क्या रहेगा, सरल तथा कंपाउंड पट्टा चालन के बारे में पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिए सातवां जो टॉपिक है वे है वेगानुपात, ठीक है ना, जिससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग का न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान दीजिए सातवां टॉपिक क्या है, वेगानुपात। ओके, और ध्यान दीजिए जो आठवां चैप्टर है वो है फिसलन के बारे में, ठीक है ना, क्या है, फिसलन। और जो कि नवा टॉपिक हम सब कवर करेंगे चेन चालन के लाभ तथा अलाभ के बारे में, ठीक है ना। क्या कवर करेंगे, चेन चालन के लाभ तथा अलाभ के बारे में, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चेन चालन के लाभ तथा अलाभ है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए जो कि 10वां टॉपिक सबसे लास्ट टॉपिक जो कि है, इसमें हम सब न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है ना, जिसके बाद ये हमारा चैप्टर नंबर 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस लेक्चर में जो है हम सब पूरा कोशिश करेंगे कि इसमें से जितने डिफिनेशन वाले पार्ट है इन्हें कवर करने की, ठीक है ना। उसके बाद जो है सिर्फ अगले लेक्चर में यही बाकी रह जाए, मतलब न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ठीक है। तो चलिए अब जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे रफ करते हैं और अब देख लेते हैं हम सब गति संचारण के बारे में। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना पहला टॉपिक जो है कि गति संचारण, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में ट्रांसमिशन ऑफ मोशन कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इसका डिफिनेशन जानने से पहले आप सब ये जानिए कि गति संचारण का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए गति संचार का मतलब ये होता है कि गति को प्रदान करना। क्या होता है, गति को प्रदान करना। यदि ये बात आपके दिमाग में सेटअप हो गई, ठीक है ना, तो इतना ध्यान दीजिए कि इसका जो भी डिफिनेशन है
ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा और जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना जान गए ना कि गति संचार का मतलब क्या होता है, गति को प्रदान करना। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके डिफिनेशन को, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा भी गया है, बट इसे जो है आप लोग पहले हमारी बातों को समझिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से आप लोग अपने नोटबुक में भी उतार लीजिएगा और यहाँ पर डिफिनेशन भी हम सब देख लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए जो गति संचारण होता है, इतना आप जानिए, गति संचार का मतलब होता है गति को प्रदान करना, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक गतिशील अंग द्वारा, ठीक है ना, एक गतिशील अंग द्वारा किसी दूसरे, ठीक है ना, किसी दूसरे अंग को गतिशील बनाना ही गति संचारण कहलाता है, ठीक है ना। एक बार और ध्यान से सुनिए कि एक गतिशील अंग द्वारा किसी दूसरे अंग को गतिशील बनाना गति संचारण कहलाता है। बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही डिफिनेशन सेम यहाँ पर भी लिखी गई है, ठीक है ना, जिसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक गतिशील अंग की सहायता से किसी दूसरे अंग को गतिशील बनाना गति संचारण कहलाता है। बोलिए इतना समझ में। तो दोस्तों और इसमें एक चीज मेन पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, गति संचारण का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे आप लोग इसके नीचे जो है यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखा दे रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए जो गति संचारण होता है इसे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए जो गति संचारण होता है इसमें गति की बात हो रही है ना। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कोई पिंड है, ठीक है, क्या है, कोई पिंड या फिर वस्तु है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी पिंड या फिर वस्तु गति कब करता है, जब उस पर कोई फोर्स लगता है, ठीक है ना। क्या होता है, जब उस पर कोई फोर्स लगता है तभी तो गति करता है। मान लीजिए जैसे यही कोई वस्तु है, ठीक है, कोई पिंड है, इस पर जब तक कोई बल नहीं कार्य करेगा तब तक वो ये ना तो आगे पीछे जाएगा और ना ही अपने स्थान पर घूमेगा किसी भी तरह का, ठीक है ना। मतलब किसी भी तरह का ये मोशन नहीं करेगा, ठीक है ना, जब तक इस पर कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। इतना जान जाए। तो ये चीज नोट पॉइंट में लिखिएगा कि बिना बल के गति संचारण संभव नहीं है। बोलिए इतना समझ पाए ना कि गति संचारण क्यों नहीं संभव है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु पर बल कार्य नहीं करेगा तब तक वो गति भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखेंगे कि बिना बल के गति संचारण संभव नहीं है, गति संचारण संभव नहीं है। इतना समझ गए। और ध्यान दीजिए, देखिए जब बिना बल के गति संचारण संभव नहीं है तो इसमें क्या होगा, देखिए इसका मतलब गति संचारण कब कहलाएगा, जब इसमें बल कार्य करेगा। यही हुआ ना, मतलब बिना बल के गति संचारण तो संभव है नहीं, तो मतलब गति संचारण कब संभव होगा, जब उस पर बल कार्य करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, अतः जो है बल गुणे गति, ठीक है ना, मतलब बल के साथ क्या होगा, जब गति कार्य करेगा तभी वो क्या कहलाएगा, गति संचारण कहलाएगा, ठीक है ना। तो इससे ध्यान देंगे। तो दोस्तों बल गुणे गति ये आप लोग जानते हैं, ये इसके बराबर क्या हम सब लिख सकते हैं, कार्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि बल तो आप लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। तो बल तो यहाँ पर है, विस्थापन की जगह पर गति होता है, ठीक है, क्योंकि गति कोई भी चीज करती है तो कुछ दूर विस्थापित होती है, ठीक है ना, कुछ दूर जाती है, इसीलिए इसको विस्थापन की जगह पर गति मान लेंगे, ठीक है ना। अर्थात इसे बल गुणे गति को क्या मान लेंगे, कार्य मान लेंगे, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसे जब कार्य मान लेंगे हम सब, तो और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसे हम लोग शक्ति भी तो मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि शक्ति बराबर भी तो बल गुणे गति होता है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों कार्य का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जूल होगा, ठीक है ना। तो इतना ध्यान दीजिएगा। लेकिन बल गुणे गति क्या होगा, ये मिलकर क्या बनता है, कार्य के बराबर होता है बल गुणे गति, ठीक है। तो बल गुणे गति किसके बराबर और होता है, तो शक्ति के बराबर होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कार्य करने की दर जो होती है वही शक्ति कहलाती है, या फिर सामर्थ्य कहते हैं शक्ति को ही, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए, क्या कहलाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसीलिए बल गुणे गति मिलकर क्या बनता है, कार्य होता है। तब जब कार्य कहीं पर करता है तो उसकी दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसीलिए जो है गति संचारण को ही हम सब शक्ति संचारण भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या है, शक्ति संचारण, ठीक है ना। इसीलिए गति संचारण को ही शक्ति संचारण भी कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही चीज था,
गति संचारण के बारे में और दूसरा शक्ति संचारण के बारे में, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ गए ना कि क्या होता है गति संचारण में। यहाँ पर आप लोग जानते हैं किसी गतिशील अंग की सहायता से किसी दूसरे अंग को गतिशील बनाना ही क्या कहलाता है, वो गति संचारण कहलाता है। और ध्यान दीजिए और नोट पॉइंट पे आप लोग ये लिखेंगे कि बिना बल के गति संचारण संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गति संचारण कब होता है ये भी आपको बताएं, तब होगा जब बल और गति दोनों कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बल गुणे गति किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी चीज गति करती है तो वो कुछ दूर विस्थापित होती है, ठीक है ना। तो वो विस्थापित मतलब बल गुणे विस्थापन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। और आप लोग जानते हैं कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं, इसीलिए गति संचारण को ही शक्ति संचारण भी कहते हैं, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ गए। ये बिल्कुल दोस्तों आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताए हैं, ठीक है ना। आप लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है ना, बट आपको हम समझाने के लिए नोट पॉइंट बताए हैं, ठीक है ना। बट आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यही चीज़ था गति संचारण और शक्ति संचारण। ओके, अब चलिए देख लेते हैं अपना तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि गति संचारण विधियां या चालन, ठीक है ना, मतलब गति संचारण विधियां या चालन के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए गति संचारण की जो विधियां हैं वो टोटल 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो होता है पट्टा या रस्सा चालन होता है, और दूसरा होता है चेन चालन, और तीसरा होता है गियर चालन, और चौथा होता है घर्षण पहिया चालन, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए कि जो गति संचारण विधियां कितना होती हैं, 4 होती हैं। सबसे पहले पट्टा या रस्सा चालन होता है, दूसरा चेन चालन होता है, तीसरा गियर चालन होता है, और चौथा होता है घर्षण पहिया चालन। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम सब इन सब को जो है चारों विधियां जो है, ठीक है ना, इनको स्टेप बाय स्टेप करके अच्छे से समझ लेते हैं कि पट्टा चालन क्या होता है, चेन चालन क्या होता है, गियर चालन क्या होता है, और घर्षण पहिया चालन क्या होता है। ओके, तो चलिए इसे रफ करते हैं और देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इन सबको, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं गति संचारण विधि का पहला प्रकार जो है पट्टा चालन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए कि पट्टा चालन होता क्या है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले इससे जो है आप लोग हमारी बातों को अच्छे समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ डिफिनेशन के माध्यम से बता देंगे, और तो और उसे हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से भी अच्छे से बताएंगे, ठीक है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो ध्यान दीजिए इसमें जो दोस्तों 2 स्टेप हम सब पढ़ेंगे पट्टा चालन के अंतर्गत। जैसे पहला स्टेप, जैसे देखिए यहाँ पर पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ठीक है ना। तो इसलिए पहला स्टेप में हम सब ये जानेंगे कि पट्टा चालन में, ठीक है ना। तो देखिए पट्टा चालन क्या है, ये गति संचारण की विधि है, इसीलिए इसमें जो भी बात होगा वो गति संचारण से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। ओके, तो ध्यान दीजिए पट्टा चालन में जो शक्ति या फिर गति संचारण होता है, क्योंकि गति को शक्ति संचारण भी कहते हैं, इतना आपको पता है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों लाइट भी चलिए, बट आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान समझिए, देखिए पट्टा चालन में जो गति या फिर शक्ति संचारण होता है वो इसमें पुली तथा पट्टों के बीच, ठीक है ना, पुली तथा पट्टों के बीच घर्षण बल के कारण होता है, ठीक है ना। किसके कारण, घर्षण बल के कारण होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसे जो है हम सब पहले यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है ना, डिफिनेशन के माध्यम से, उसके बाद जो है डायग्राम से देखेंगे ताकि अच्छे से समझ पाए आप, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज लिखा गया, इसमें गति या शक्ति संचारण जो होता है वो पुली तथा पट्टे के संपर्क सतहों के बीच घर्षण बल के कारण होता है। बोलिए इतना समझ पाए, और इसीलिए यह घर्षण चालन भी कहलाता है, ठीक है ना। आपका चौथा प्रकार क्या है, घर्षण चालन है ना, तो उसका डिफिनेशन सेम आप यही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए एक बार और कि इसमें गति या शक्ति संचारण जो होता है वो पुली तथा पट्टों के बीच संपर्क सतहों के घर्षण बल के कारण होता है, ठीक है ना, इसीलिए ये घर्षण चालन कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें मेन बात ये आती है दोस्तों कि पुली क्या होता है, पट्टे क्या होते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको बता दिए कि पुली तथा पट्टों के बीच संपर्क सतहों के बीच, ठीक है। तो इसे जो डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें जो होता है सबसे पहले यहाँ पर पुली होता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये मान लीजिए पुली है, क्या है, पुली है, और इस पुली में जो होता है यहाँ पर शाफ्ट लगाया हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ध्यान शाफ्ट, इस प्रकार से यहाँ पर शाफ्ट लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं इसे चालक शाफ्ट, चालक शाफ्ट, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, चालक शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए, और ये जो चक्का है दोस्तों, ये चक्का, इसी को बोलते हैं हम सब क्या, पुली। क्या बोलेंगे, पुली बोलेंगे। ओके, बोलिए इतना समझ पाए, इसे क्या बोलेंगे, पुली। और ये जो होता है इसे चालक शाफ्ट कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर एक चलित शाफ्ट होता है इस प्रकार से बड़ा सा, ठीक है ना, इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसे बोलते हैं चलित शाफ्ट। ऐसे करके इसमें भी शाफ्ट बना दीजिए ऐसे, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, तो बोलेंगे चलित शाफ्ट। यहाँ पर लिख दीजिए चलित शाफ्ट। बोलिए इतना समझ पाए, इसे क्या बोलेंगे, चलित शाफ्ट। ओके, देखिए ये हो गया चलित शाफ्ट आपका, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पुली। इतना आप जान ही गए आप, ठीक है ना, पुली यही होता है। अब ध्यान दीजिए, इस पे जो होता है दोस्तों, इस पे पट्टा चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से पट्टा चढ़ा हुआ है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से पट्टा चढ़ा होता है, ठीक है ना। जब पट्टा चढ़ा रहेगा तो देखिए, ये जो पट्टा चढ़ा रहता है ऐसे करके जाता है और ऐसे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ऐसे पट्टा चढ़ा रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर पट्टा चढ़ा होता है। ओके, देखिए ये जैसे गोलाकार होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से दिखेगा आपको। देखिए इस प्रकार से पट्टा चढ़ा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए ये पट्टा होता है, ऐसे पट्टा बना दीजिए। देखिए इस प्रकार से क्या होता है, ये पट्टा होता है। ओके, इस प्रकार से रोटेट करने लगता है। ओके, बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही चीज होता है कि जब पट्टा, यही कह रहा है कि इसमें गति संचारण जो होता है वो पुली तथा पट्टे, इसे बोल देंगे आप लोग पट्टे, ठीक है ना, पट्टे बोलेंगे। देखिए पुली तथा पट्टे की संपर्क सतहों के बीच घर्षण बल के कारण, ठीक है ना। देखिए जब पट्टे तथा पुली के बीच संपर्क सतहों के बीच, मतलब ठीक है ना, पुली तथा पट्टों के संपर्क सतहों के बीच घर्षण बल के कारण, तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये पट्टे हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये डिफिनेशन यहाँ पर है कि इसमें जो है गति संचारण जो होता है वो पट्टे तथा पुली के संपर्क सतहों के बीच घर्षण बल के कारण होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग घर्षण चालन भी कहते हैं, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ गए ना, कि देखिए जब ये रोटेट करेगा ना पट्टा के साथ, तब पट्टा तथा पुली, देखिए पट्टा क्या है, पुली पे चल रहा है ना, देखिए पुली पे ही सट के चल रहा है ना, इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, इसमें से घर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और वही चीज क्या कहलाता है, घर्षण चालन कहलाता है। बोलिए इतना समझ पाए ना। तो अब देखिए दूसरा स्टेप दिया है, अधिक घर्षण पर अधिक शक्ति का संचारण होता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है कि मतलब अधिक घर्षण पर, देखिए जब यहाँ पर अधिक घर्षण होगा, मतलब पट्टे तथा पुली में अधिक जब घर्षण होगा उनके मध्य, तो क्या होगा, अधिक शक्ति उत्पन्न होगा, ठीक है ना, अधिक शक्ति संचारण होगा, मतलब अधिक शक्ति का उत्पादन होगा, ठीक है ना। बोलिए इतना भी समझ पाए। और देखिए कम घर्षण पर पट्टा पुली पर, ठीक है ना, जब मतलब इसमें कम घर्षण उत्पन्न होगा तो इसमें जो पट्टा होता है दोस्तों वो पुली से उतर जाता है, ठीक है ना। देखिए वही चीज लिखा है, कम घर्षण पर पट्टा पुली पर फिसल जाता है, ठीक है ना, और कोई शक्ति संचारण नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब कम घर्षण उत्पन्न होगा तो ये जो क्या है, पट्टा जो है अपने सीध पे नहीं चलेगा, ठीक है ना, अपने मतलब एक्सिस पे नहीं चल के वो क्या होता है, फिसल जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण वहां पर कम शक्ति भी उत्पन्न होता है, ठीक है। बोलिए इतना भी समझ पाए। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब बात आती है कि मतलब जो पट्टा होता है ये किस चीज का बना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए ये जो पट्टा होता है ये ऊंट के बाल, क्या होता है, ऊंट के बाल, रबर कैनवस और सूती डोरे और चमड़े द्वारा इस पट्टे का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। किससे किया जाता है, ऊनों क्या है, ऊंट के बाल के द्वारा चमड़े का उत्पादन किया जाता है, और क्या चमड़ों द्वारा भी किया जाता है, और क्या है सूती डोरे के द्वारा भी इसका उत्पादन किया जाता है। बोलिए इतना समझ पाए। तो अब चलिए देख लेते हैं पट्टा चालन के प्रकार के बारे में। ओके दोस्तों, क्या है, पट्टा चालन के प्रकार के बारे में देखते हैं हम सब। तो देखिए ध्यान से, पट्टा चालन जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला होता है खुला पट्टा चालन। क्या होता है, खुला पट्टा चालन। तो ध्यान दीजिए खुला पट्टा चालन होता क्या है। ओके, तो देखिए पुलियों पर पट्टा बाहर की तरफ से लिपटा रहता है। क्या होता है दोस्तों, पुलियों पर, मतलब ये पुली है ना, इस पुलियों पर पट्टा क्या है, ये देखिए बाहर की तरफ लिपटा हुआ है ना, इसे आप लोग चाहे यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो देखिए पुलियों पर क्या है, पट्टा जो है बाहर की तरफ लिपटा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, खुला पट्टा चालन कहलाएगा, ठीक है ना। इसका डायग्राम भी आप लोग सेम ऐसे ही बनाएंगे सेम, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए।
अब ध्यान दीजिए, उभयमुखी या क्रॉस पट्टा चालन, ठीक है ना। देखिए इसे उभयमुखी या फिर क्रॉस पट्टा चालन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए आप डिफिनेशन के माध्यम से देखिए, इसमें दोनों पुलियों पर, मतलब दोनों पुलियों पर जो है पट्टा जो होता है क्रॉस रूप से लिपटा रहता है, ठीक है, मतलब क्रॉस रूप से, मतलब क्रॉस कैसे बोलते हैं हम लोग, कहते हैं ना क्रॉस का चिन्ह है जैसे बूढ़े का चिन्ह जैसा होता है, ऐसे इसका पट्टा क्या होता है, लिपटा होता है दोनों पुलियों पर, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस लिप, क्रॉस चपटा चालन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए डिफिनेशन में कैसे ये होगा, देखिए ये जो पट्टा है ना, सेम आपका पट्टा यहाँ से हटकर इसे रफ कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग नोटबुक में उतार लीजिएगा, देखिए इसे जो है यहाँ से रफ करके देखिए क्या करते हैं, यहाँ से जो है ये यहाँ मिल जाता है ऐसे करके पट्टा, ठीक है ना, ऐसे पट्टा मिला होता है, और एक पट्टा यहाँ से ऐसे मिला होता है, ठीक है ना। इस तरह से पट्टा क्या होता है, मिला होता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मतलब क्रॉस रूप में ये पट्टा लगा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पट्टा चालन या फिर उभयमुखी पट्टा चालन कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही होता है क्रॉस पट्टा चालन, और आप इतना जाने खुला पट्टा चालन क्या होता है और पट्टा चालन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप इतना बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। जिससे दोस्तों आई होप हम उम्मीद करते हैं पूरा अच्छी तरीके से कि आपका यहाँ से जो कंसेप्ट है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पट्टा क्या कहलाता है, पुली क्या कहलाता है, और इसमें जो होता है घर्षण कैसे उत्पन्न होता है, तो कब इसे घर्षण चालन कहते हैं, ये टोटल आपको पता हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसे जो है अब हम रफ करते हैं, ठीक है, ताकि अब जो है खुला पट्टा चालन तथा उभयमुखी या क्रॉस पट्टा चालन के बारे में अंतर देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पर, ताकि इससे जो है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका अंतर है, ठीक है, खुला पट्टा चालन और उभयमुखी या फिर क्रॉस पट्टा चालन के बारे में। ओके, तो चलिए इसे रफ करते हैं और उसे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, और दोस्तों हाँ, कोई भी एक प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, इसे एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार पीछे करके थोड़ा लेक्चर और एक बार समझिएगा, ये थोड़ा सा भी आपका कंसेप्ट कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा वो टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें पूरा बेहतर से बताने की कोशिश की है। बट दोस्तों इतना हो सकता है कि हाँ आगे पीछे कुछ हमने बता दिए हैं जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है, ठीक है। बट दोस्तों हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं पूरा अच्छे से बताएं, ठीक है ना, और इतना भी उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पीछे करके हल्का सा देख लीजिएगा, ठीक है ना, टोटल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये बार और देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं और आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं खुला पट्टा चालन तथा क्रॉस पट्टा चालन में अंतर के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो क्रॉस पट्टा चालन है इसे एक नाम से और जानते हैं, क्या है वो, उभयमुखी पट्टा चालन, ठीक है ना। यदि ऐसा भी करके पूछे तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, उसे हम लोग क्रॉस पट्टा चालन भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए खुला पट्टा चालन में पहला स्टेप देखिए, दोनों पुलियां, ठीक है, दोनों पुलियां जो होती हैं वो एक ही दिशा में घूमती हैं, ठीक है, दोनों पुलियां क्या होती हैं, आपको पुलिया का चित्र बनाए थे, वहाँ पर क्या होता है, वो दोनों देखिए ध्यान से, वैसे यहाँ पर जगह कम है, फिलहाल ध्यान से देखिए, देखिए दोनों पुलियां एक ही दिशा में घूमती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पुलियां दोनों हैं, ये दोनों क्या होती हैं, इन पर पट्टा जो लगा होता है वो दोनों पुलियां क्या होती हैं, एक ही दिशा में इसलिए घूमती हैं, ठीक है ना, पट्टा जिस प्रकार लगा होता है ऐसे करके रोटेट होता है, ठीक है। तो ये चीज कहा जा रहा है। बट जो क्रॉस पट्टा चालन में होता है, आप लोग जानते हैं क्रॉस पट्टा चालन कैसे होता है, इस प्रकार से इसमें होता है, पट्टा लगा होता है, ठीक है ना, इसीलिए दोनों परस्पर, इसमें जो होता है दोस्तों, दोनों पुलियां परस्पर विपरीत दिशाओं में घूमती हैं, ठीक है ना। देखिए क्रॉस लगे होने के कारण इसमें क्या होता है, क्रॉस पट्टा लगे होने के कारण इसमें दोनों पुलियां परस्पर विपरीत दिशाओं में घूमती हैं, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, इस चालन में छादन कोण के मान कम होते हैं, ठीक है। बट दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जो छादन कोण है ये समझ लीजिए क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, पुली है, ठीक है ना, इसमें जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साफ्ट लगाया जाता है ना, तो यहाँ साफ्ट से यहाँ पर जो भी कोण बनता है ये इसी को कहते हैं छादन कोण कहते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। पुली तथा साफ्ट के बीच में जो कोण बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, छादन कोण कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही होता है, तो ध्यान दीजिए, देखिए ये कह रहा है कि इस चालन में, मतलब खुला पट्टा चालन में छादन कोण के मान कम होते हैं, बट क्रॉस पट्टा चालन में छादन कोण का मान अधिक होता है। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, इस चालन द्वारा कम शक्ति संचारण किया जाता है, मतलब खुला पट्टा चालन में कम शक्ति का संचारण किया जाता है, बट क्रॉस पट्टा चालन में अधिक शक्ति का संचारण किया जाता है। बोलिए इतना भी समझ पाए। और ध्यान दीजिए,
एक ही पट्टे द्वारा कई पुलियां चलाना संभव है। किसमें? खुला पट्टा चालन में। जैसे खुला पट्टा चालन यही होता है ना, इस प्रकार से खुला पट्टा चालन द्वारा जो है, देखिए खुला पट्टा चालन द्वारा कई मतलब पुलियां चलाना संभव है। देखिए यहाँ पर आप पुलियां लगा सकते हैं, यहाँ पर भी पुलियां लगा सकते हैं, ठीक है। जो खुला पट्टा चालन है इसके द्वारा कई पुलियां हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। वही चीज लिखा गया है, एक ही पट्टे द्वारा कई पुलियां चलाना संभव है। बोलिए इतना समझ पाए। बट क्रॉस पट्टा चालन में ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्रॉस लगाया जाता है पट्टा को, ठीक। बोलिए इतना भी समझ पाए। तो चलिए अब देख लेते हैं जो दूसरा स्टेप है हम लोगों का विधि है, वो है चेन चालन, ठीक है ना। क्या है? चेन चालन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बात आती है चेन चालन के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें ध्यान से कि इस चालन के प्रमुख अंग पहले समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है ना, जिससे आपको ये पढ़ने में भी आसानी रहेगा। देखिए ध्यान से, देखिए जो चेन चालन है आप लोग जानते हैं, चेन चालन यहाँ तक कि देखे भी होंगे आप लोग, स्कूटरों में जैसे होता है, साइकिलों में आप लोग अक्सर देखे होंगे, ठीक है। देखिए साइकिल क्योंकि सबके पास होगा, सबके घर होगा, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो कि उसमें जो चेन लगा होता है वो मान लीजिए इस प्रकार से, वहाँ पर पहले क्या होता है, पहले दो शाफ्ट होते हैं, ठीक है ना। एक पीछे वाले पहिए में होता है, एक आगे वाले में, ठीक है। जो पीछे वाले में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वही छोटा होता है ना उसका शाफ्ट, तो उसे बोलते हैं हम लोग, जो कि एक गियर के आकार का होता है, ऐसे मतलब कटा हुआ रहता है ना, ऐसे करके कटा हुआ रहता है, ध्यान दीजिए, ऐसे कटा हुआ सा रहता है। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसे चालित शाफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? चालक शाफ्ट। सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं? चालक शाफ्ट। क्योंकि यहाँ से उत्पन्न होता है तो भी ये चलता है चलित शाफ्ट। तो ये बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है, जो आगे लगा होता है बीच में जहाँ पर पॉडी लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या होता है, यहाँ पर ये गियर कटा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो होता है ऐसे लगा होता है ना, चेन कैसे लगा होता है, फिर चेन ऐसे करके इसी पे लगाया जाता है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं ऐसे करके, ध्यान दीजिए, ऐसे करके यहाँ से ऐसे लगाया जाता है, ऐसे ही लगाया जाता है ना, ऐसे करके ऐसे लगा होता है यहाँ पर चेन, ठीक। देखिए ये होता है चेन। चेन लेकिन कैसा होता है, यहाँ पर ऐसे गया होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हुक्स लगा रहता है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर हुक्स लगा होता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से हुक्स लगे होते हैं यहाँ पर, ताकि इससे क्या हो, ये जो हुक्स होते हैं यही इसमें फंस के चलते हैं, ठीक है ना। गियर में, यहाँ गियर में क्या होता है, ये जब फंसते हैं यहाँ पर तो यहाँ से निकल निकल के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं उस प्रकार से, ठीक है ना। तो उसी चैन होता है भाई। तो ध्यान दीजिए इसमें ये लिखा है कि इस चालन के प्रमुख अंग दो दांतेदार पहिए, देखिए दोनों दांतेदार पहिए होते हैं, ठीक है ना, मतलब चालक की तरह और गियर की तरह, ठीक है ना। वही कह रहा है, इस चालन के प्रमुख अंग दो दांतेदार पहिए चालक तथा चलित और उन पर लिपटी एक बेसिरा चेन है, ठीक है ना, जिसका सिरा नहीं है वो बेसिरा इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है ना, वही चेन है। और ध्यान दीजिए, चेन कई दृढ़ कड़ियों को एक दूसरे से हिंज करके बनाई जाती है। इसका कहने मतलब ये है, इसमें दृढ़ कड़ियाँ, यही दोस्तों कड़ियाँ होती हैं इसमें, जो बीच बीच में ऐसे नहीं लगी होती, वही कड़ियाँ होती है जिसमें फंसे होते हैं, ठीक है। उसी कड़ियों को कह रहा है कि हिंज करके, मतलब एक दूसरे से जोड़कर इस प्रकार से, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक दूसरे से जो कड़ियाँ होती है वो हिंज करके जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, उसके द्वारा ही चेन बनाया जाता है। और देखिए तीसरा है, लपेटते समय पहिया पर दांते चेन के खांचों में फिट हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब जब ये चलता है, मतलब जब ये लपेटता हुआ, ठीक है, जब चलता है तो इसमें क्या होता है, ये जो खांचे होते हैं इसमें जो हिंज होता है ये इसमें फंस जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा ये शाफ्ट क्या होता है, चालक शाफ्ट चलने लगता है, जिसके द्वारा चालित शाफ्ट भी चलने लगता है। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, देखिए उपयोग के बारे में इसके देख लेते हैं, जो चेन चालन है, ठीक है ना। देखिए चेन चालन पट्टे तथा रस्से की अपेक्षा, ठीक है, जो ये चेन चालन होता है ये पट्टे तथा रस्से की अपेक्षा कम दूरी, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये कम दूरी में कवर हो जाता है। आप लोग देखेंगे जहाँ पर पट्टा का उपयोग किया जाता है इस चालन में, जैसे आप लोग आटा पिसाने वाले चक्की को देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे ना जो शाफ्ट लगाए जाते हैं, मतलब पुली को, तो देखेंगे बहुत दूर दूर पे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत दूर दूर से मतलब शक्ति का पारेषण किया जाता है। जब पट्टा लगाया जाएगा तो बहुत दूर दूर पर रखा जाएगा वहाँ के चालक और चालित शाफ्ट को, ठीक है ना। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि चेन चालन में पट्टे तथा रस्से की अपेक्षा कम दूरी, इसमें क्या होता है, चेन में कम दूरी होता है, किसकी अपेक्षा, जो पट्टे की अपेक्षा, ठीक है ना, उसकी अपेक्षा इसमें कम दूरी होता है। और कह रहा है परंतु गियर चालन की अपेक्षा अधिक दूरी होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग गियर चालन पढ़े थे ना, आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे। देखिए गियर चालन में क्या होता था, ऐसे ऐसे करके बना होता है, ऐसे दांतेदार पहिए होते हैं,
ऐसे, ठीक है, सॉरी दोस्तों ऐसे बनाइए, देखिए ऐसे दांतेदार पहिए होते हैं, ठीक है, यहाँ पर काट दीजिए ऐसे ऐसे, यहाँ पर ऐसे दांतेदार पहिए लगा दीजिए, देखिए इसी प्रकार होता था ना गियर वाला। देखिए इसमें दांतेदार पहिए होते थे किस प्रकार से, इस प्रकार से, जिसमें यहाँ पर होता था, यहाँ पर ऐसे दांते बना दीजिए, ओके, जिसके दौरान क्या होते थे, ये दोनों देखिए एकदम समान रूप से मतलब एकदम आपस में सटे हुए होते थे, तभी तो दोनों आपस में चलते थे, एक चलित होता था एक चालक होता था, ठीक है, जिसकी सहायता से ये दोनों आपस में चलते रहते थे, मतलब चलित के दौरान चालक के दौरान चलित साथ चलता रहता था, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पूरा बढ़िया से पढ़ाया है, ठीक है ना, पिछले लेक्चर में तो वहाँ पर बताए थे। तो वही देखिए इसमें क्या दूरी, कम दूरी पर शक्ति पारेषण हो जा रहा है, बट चेन और पट्टे की अपेक्षा क्या है, तब ये कम दूरी पर होता है, ठीक है ना, बट इसकी बात इसकी तुलना किया जाए तभी भी ये जो होता है कम दूरी पर होता है, जो गियर वाला होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिए ध्यान से, चेन चालन पट्टे तथा रस्सी की अपेक्षा कम दूरी परंतु गियर चालन की अपेक्षा अधिक दूरी पर शक्ति पारेषण में प्रयोग किया जाता है। बोलिए इतना भी समझ पाए। आई होप दोस्तों आपको ये सभी अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो और ध्यान दीजिए, स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल तथा बॉयलर में कोयला भरण आदि मशीनों में इसका प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे, देखिए ऐसा कहाँ बना रहता है, ऐसा मतलब चैन कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, स्कूटरों में, मोटर में और मोटरसाइकिल में और साइकिल में तथा बॉयलरों में कोयला भरण आदि वाले मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। बोले इतना भी समझ पाए। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसे जो है दोस्तों आप लोग अपनी नोटबुक पर उतार लीजिए, इसे एक बार आप अच्छे से पढ़नी है दिमाग से, तो आपको बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, वैसे हम पूरा उम्मीद से करते हैं, वैसे भी आपको पूरा अच्छे से बताने की कोशिश की है। देखिए पिछले लेक्चर का भी यहाँ पर गियर ओवर का भी संबंधित बता दिए हैं, ताकि आपको पिछला यदि ध्यान नहीं तभी भी यहाँ पर ध्यान आ जाए, ठीक है ना। और पूरा अच्छे से आपका ये कवर हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है ना। तो चलिए इसे जो हम सब रफ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो अपना अगला टॉपिक क्या है, सरल तथा कंपाउंड चालन के बारे में, ओके। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं सरल तथा कंपाउंड पट्टन चालन के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए सरल तथा कंपाउंड पट्टा चालन में सबसे पहले देखेंगे सरल पट्टा चालन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए सरल पट्टा चालन में देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप यह रहेगा कि इसमें प्रत्येक शाफ्ट जो होते हैं, ठीक है, इसमें प्रत्येक शाफ्ट पर एक ही पुली होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, प्रत्येक शाफ्ट पर एक ही पुली होता है, ओके। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता है, देखिए ध्यान से, इसमें क्या करें, प्रत्येक शाफ्ट पर मतलब ये जो शाफ्ट है इसमें, ठीक है ना, ये शाफ्ट जो है इस पे शाफ्ट पर क्या है, एक ही पुली लगा होगा, ठीक है ना। क्या होगा, सरल पट्टा चालन में एक ही शाफ्ट पर एक ही पुली लगा होगा, और देखिए चालक तथा चलित पुलियों के वेग अनुपात कम होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, देखिए जो यहाँ पर चलित होता है, देखिए चालक तथा चलित, ठीक है ना, चालक तथा चलित पुलियों का जो वेग अनुपात होता है वे कम होता है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और ध्यान दीजिए दूसरा है कंपाउंड पट्टा चालन। इसके अंतर्गत देखिए इस चालन में कम से कम एक से अधिक पुलियां होती हैं। क्या है, इस चालन में कंपाउंड आप लोग जानते हैं, कंपाउंड इस मतलब मिश्रण होता ही है, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। तो इसलिए इस चालन में कम से कम एक से अधिक पुलियां होती हैं, ठीक। और ध्यान दीजिए इसके चलित तथा चालक पुलियों में अधिक वेग अनुपात होता है, इसी के कारण मतलब जब यहाँ पर पुलियों की संख्या अधिक होगी तो वहाँ पर वेगानुपात भी बहुत ही अधिक होगा, ठीक है ना, इससे जान लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए अब देख लेते हैं वेगानुपात के बारे में, मतलब वेलोसिटी रेशियो के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए पट्टा चालन में चलित तथा, ठीक है, पट्टा चालन में चलित तथा चालक पुलियों के वेगों में अनुपात को चालन का वेगानुपात कहते हैं, ठीक है। इसका कहने कहते हैं कि देखिए पट्टा चालन में क्या है, ये पट्टा चालन ही है ना हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें जो है पट्टा चालन में चलित तथा चालक, ठीक है, चलित तथा चालक जो पुलियां है, ये चलित तथा चालक पुलियों के वेगों में जो अनुपात होता है, ठीक है ना, उसे चालन का वेगानुपात कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। एक बार और ध्यान दीजिए, पट्टा चालन में चालक तथा चलित पुलियों में जो अनुपात होता है उसे हम लोग कहते हैं वेगानुपात। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए चूंकि N2/N1, ठीक है ना, क्या होता है N2/N1 इक्वल टू चलित के आरपीएम, ठीक है ना, आरपीएम को हम लोग किससे पता से करते हैं, तो एन से, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए चलित
बट्टे चालक होता है, ठीक है ना। चालक को N1 कहते हैं, चलित को N2 कहते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर दर्शाया, चलित के आरपीएम बट्टे चालक के आरपीएम, मतलब N2/N1। बोलिए इतना समझ पाए। तो इसीलिए वेग अनुपात यहाँ पर क्या होगा, देखिए, मतलब चलित के आरपीएम मतलब N2 चालक के आरपीएम N1 इक्वल टू D1, मतलब डाया जो होता है पुली का, ठीक है ना। तो D1 डाया/D2 होता है, ठीक है ना। इसके इक्वल बोलेंगे चालक पुली का व्यास, वही डाया मतलब ये जो D1 होता है ये चालक पुली का व्यास होता है, और जो D2 होता है ये चलित पुली का व्यास होता है, ठीक है ना। क्योंकि इस पहले वाले क्या बोलते हैं हम लोग, चालक बोलते हैं, ठीक है, और इसे चलित बोलते हैं। इतना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। ये चालक होता है, ये चलित होता है। तो जो पहला वाला होता है उसे चालक बोलेंगे, इसलिए पहले वाले का व्यास D1 कहेंगे, दूसरे वाले का D2 कहेंगे। और इसी प्रकार पहले वाले के आरपीएम जो चालक का होता है आरपीएम N1 कहेंगे, दूसरे का तो दूसरे का चलित क्या कहेंगे, N2 कहेंगे। बोलिए इतना भी समझ पाए। आई होप दोस्तों आप इतना समझ पाएंगे कि तब वेग अनुपात क्या हो जाएगा, N2/N1 इक्वल टू D1/D2, ठीक है। मतलब चलित के आरपीएम बट्टे चालक के आरपीएम इक्वल टू चालक के पुली का व्यास बट्टे चलित के पुली का व्यास, ठीक है ना। इसका फिलहाल दोस्तों हम सब न्यूमेरिकल लगाएंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में वैसे भी याद हो जाता है, बट यहाँ पर फोकस अधिक कीजिएगा इसे याद करने का, ठीक है ना। इसे याद करने का फोकस अधिक कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और देखिए ध्यान से, कंपाउंड पट्टा चालन का वेगानुपात, ठीक है। अब देख लेते हैं कंपाउंड पट्टा चालन का वेगानुपात, ये तो सिर्फ वेगानुपात था, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कंपाउंड पट्टा चालन का वेगानुपात कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका वेगानुपात ऐसा, पुलियों के व्यासों का गुणा और चलित पुलियों के व्यासों का गुणा का अनुपात क्या कहलाता है, वेगानुपात कहलाता है। बोलिए इतना समझ पाए। आई होप दोस्तों आप इतना भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब जो है हम तो दोस्तों अब जो है दो टॉपिक हमारे बचते हैं, जिसमें सबसे पहला है वो है फिसलन, और फिसलन से कैसे वेगानुपात ज्ञात किया जाता है उसे देखेंगे। और उसके साथ साथ एक टॉपिक और है जो कि आपका चेन के लाभ तथा अलाभ के बारे में है, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं, और इसे जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ताकि उसे जो है हम रफ करें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं फिसलन के बारे में, ठीक है, जिसे इंग्लिश में स्लिप कहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फिसलन पहले कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए पट्टे तथा पुली में, ठीक है, पट्टे तथा पुली में ध्यान दीजिए, देखिए पुली तथा पट्टे में, देखिए ऐसे पट्टा लगा होता है ना, देखिए ध्यान से, ये कहा जा रहा है कि पुली तथा पट्टे में सापेक्ष गति को क्या कहते हैं, इसमें जो सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति के दौरान क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यही जब सापेक्ष गति होती है पुली तथा पट्टे में जब सापेक्ष गति होती है तो क्या होता है, तो स्लिप उसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए वो चीज दिखाया, पट्टे तथा पुली में सापेक्ष गति को स्लिप कहते हैं, ठीक। और ध्यान दीजिए पुली तथा पट्टे के बीच वायु आ जाने पर, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, कभी कभी ऐसा होता है कि पुली तथा पट्टे के बीच में जब वायु आ जाती है तो घर्षण उसका क्या हो जाता है, तो घर्षण कम हो जाने के कारण पट्टे तथा पुलियों में आपस में फिसलन हो जाता है, ठीक है ना। इसी के कारण इसमें क्या होता है, पट्टे तथा पुली में देखिए घर्षण कम तभी होता है जब पट्टे तथा पुली के बीच में वायु आ जाते हैं, ठीक है ना। और जिसके कारण उसमें क्या होता है, शक्ति संचारण भी कम होता है और उसके कारण फिसलन भी होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए वही चीज दिखा था कि पुली तथा पट्टे के बीच वायु आ जाने से भी घर्षण कम हो जाने के कारण पट्टे तथा पुलियों में फिसलन होती है। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए फिसलन का वेगानुपात पर प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में, ठीक है। देखिए वो किस प्रकार से निकाला जाता है फिसलन का वेगानुपात पर प्रभाव। तो देखिए यहाँ से वेगानुपात बराबर होता है N2/N1 इक्वल टू D1/D2, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन में 1 - P1 + P2 अपान में 100 होता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए जहाँ पर आपको बताया है N क्या है, N1 N2 ये पुली के आरपीएम होते हैं, मतलब चालक तथा चलित के आरपीएम हो जाएंगे पुली के, ठीक है। और D1 तथा D2 मतलब जो पुली के व्यास होते हैं, ठीक है। और जो P है ये सब क्या है, ये पुली होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना बोलिए समझ पाए। और ध्यान दीजिए अब एक चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये जो है, ठीक है ना, इसे जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छी तरीके से, ये कई बार पूछा गया देखें, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग आपके टॉपिक में भी नहीं लिखाए थे, बट इसे यहाँ पर इसीलिए बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए देखिए पैड़ीदार या शंकु पुली के बारे में पूछता है। तो ध्यान दीजिए पुली पर पैड़ियों के व्यास
इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि एक ही पट्टे को पैड़ियों के प्रत्येक जोड़ पर चढ़ा सकें, ठीक है ना। तो वही चीज कहलाता है पैड़ीदार या शंकुपुली, ठीक है ना। और देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, किसी मशीन को भिन्न गतियों पर चलाने हेतु प्रयोग होता है। मतलब अलग अलग गति पर चलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पैड़ीदार या शंकुपुली का, ठीक है। जैसे खराद, सेपर, प्लेनर तथा ड्रिल आदि के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। बोलिए इतना भी समझ पाए। आई होप दोस्तों आप इसे जो है आप अपने नोटबुक पर उतारिए, और जहाँ तक है दोस्तों इसे आप लोग इस फार्मूले को पहली बात आप लोग अच्छे से याद करिए, क्योंकि इस फार्मूले का यूज सबसे अधिक न्यूमेरिकल में हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसको जरूर याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो चलिए इसे जो हम रफ करते हैं। अब एक टॉपिक रह गया जो है चेन के लाभ तथा अलाभ के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं चेन के लाभ तथा अलाभ के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम के दृष्टि से। और दोस्तों अभी तक इस मतलब चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपको बताएं, जो भी इम्पोर्टेंट है, और अब तक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इस जितना भी क्वेश्चन आपको हम बताए हैं उससे हटकर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी लग रहे थे हमारे हिसाब से भी, और जितने अभी तक एग्जाम में आए थे, ठीक है ना, उस हिसाब से इसलिए आपको बताया है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे देखिए चेन के लाभ तथा अलाभ के बारे में। तो सबसे पहले लाभ देख लेते हैं, उसके बाद अलाभ देख लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर बट चेन के लाभ तथा अलाभ में अंतर नहीं पूछता है, ठीक है ना। ये कहता है कि चेन के लाभ तथा अलाभ लिखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग लिखना रहेगा, ठीक है। बट हम इसे ऐसे पार्ट में करके लिख दिए हैं, ठीक है ना। बट पहले इसे देख लेंगे लाभ को, उसके बाद अलाभ को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पट्टा तथा रस्सा चालन की अपेक्षा यह कम स्थान घेरता है। बिल्कुल दोस्तों, और आपको बताए भी हैं हम जब चेन पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको बताया ना, पट्टा तथा रस्सा चालन की अपेक्षा ये कम स्थान किस प्रकार से घेरता है, ठीक है। क्योंकि पट्टा जो होता है, पट्टा चालन में अधिक दूरी पर जो चालक शाफ्ट होते हैं, चालक और चलित शाफ्ट होते हैं, उनको अधिक दूरी पर रखा जाता है। तो उसमें पट्टा लगाकर उसमें क्या होता है, शक्ति संचारण किया जाता है। इसीलिए ये क्या है, पट्टा तथा रस्सा चालन की अपेक्षा यह कम स्थान घेरता है। और चेन में क्या होता है, चेन पास में होता है, इतने दूरी पर, ज्यादा दूरी पर नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए। और देखिए गियर चालन की अपेक्षा अधिक दूरी पर शक्ति पारेषण होता है। बट जो होता है, जो गियर होता है, गियर भी आपको बताएं कि वो पास में शक्ति पारेषण होता है। उसमें जो गियर होता है उसमें चालक और चलित शाफ्ट एकदम पास में होते हैं, ठीक है ना, जिससे उनके कम दूरी में ही शक्ति पारेषण होता है। बट यहाँ चेन क्या होता है, चेन उससे अधिक दूरी पर होता है, ठीक है। वही चीज बताया गया है, गियर चालन की अपेक्षा अधिक दूरी पर शक्ति पारेषण होता है। बोलिए इतना भी समझ पाए। और ध्यान दीजिए तीसरा यह है कि एक चेन द्वारा किसी समय एक से अधिक इकाइयां भी चलाई जा सकती हैं, ठीक है। मतलब एक चेन द्वारा जो है किसी समय में एक से अधिक इकाइयां भी चलाई जा सकती हैं। बोलिए इतना समझ पाए। अब देख लेते हैं चेन के अलाभ के बारे में, ठीक है। तो देखिए स्प्रैकेट पर हिंज केंद्र की स्थिति के अनुसार चेन का वेग बदलता रहता है, ठीक है। अब आप लोग जानोगे स्प्रैकेट क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए स्प्रैकेट जो होता है, जैसे आप लोग देखते हैं शाफ्ट या फिर चलित शाफ्ट या फिर चालक शाफ्ट पर जब इस तरह का बना होता है, ऐसे करके आप लोग देखे होंगे ना, ऐसे करके बना होगा, यहाँ पर दांते बने रहते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब चैन इसमें आके फंसता है ना, ऐसे ऐसे चलता है। ये जो गोल्ड रिंग में ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर भी पूरा बना देते हैं, चलिए ठीक है ना। ऐसे ये जो बना रहे हैं ये, ठीक है। और ये जो बीच में पार्ट होता है इसी को बोलते हैं स्प्रे काट, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्प्रे केट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होता है स्प्रे केट, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं स्प्रे केट। तो वही चीज़ का है, स्प्रे केट पर हिंज केंद्र की स्थिति के अनुसार केंद्र का वेग बदलता रहता है। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देखिए दूसरा इसमें रहेगा, चेन के रख रखाव में अधिक लागत आती है, ठीक है ना। देखिए चेन का जब रख रखाव होता है तो उसमें अधिक लागत आती है, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। आई होप दोस्तों आपको इतना अच्छे समझ पाए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा। अब अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द मिलते हैं, वो भी चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसमें हम सब अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये हमारा लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों ये थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो एक बार और इसे दोहरा लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार और मतलब
पीछे देख लीजिएगा, ठीक है, पीछे करके वीडियो को अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तब तक के लिए दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।